Welcome back, guys. We are continuing our chapter number 6, World after 1945. तो हमने फर्स्ट अपनी जो वीडियो थी उसमें हमने यूनिट चार्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर जो कि 1945 में शुरू हुई थी और 1962 तक ये कंटिन्यू रही थी। अब एक्चुअल में कोल्ड वॉर के बारे में अगर बात की जाए, बहुत सारी जो ये गलत धारणा हमारी ये है कि ये भी एक वॉर था, युद्ध था। एक्चुअल में ये युद्ध तो था, लेकिन ये उस प्रकार का युद्ध नहीं था जो हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में देख चुके हैं। अब कोल्ड वॉर में हुआ क्या? अब ये जो दो पावर्स, आप जानते हैं जब दो मेन पावर्स खड़ी होती हैं तो उन दोनों के बीच में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए एक होड़ सी लग जाती है। जैसे कि आपने देखा कि आज हमारी जो पार्टीज़ हैं, हमारे देश के अंदर जो अलग अलग पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शन लड़ती हैं, वो क्या डायरेक्टली युद्ध लड़ती हैं? क्या वो युद्ध है उनके बीच में? हम कहेंगे कि दोनों पार्टियां लड़ाई करती हैं? नहीं, लड़ाई नहीं है वो एक कोल्ड वॉर के तरह का ही युद्ध है। यानी कि वो अपने आप को एक दूसरे से बेटर साबित करने के लिए क्या करते हैं, वो एक दूसरे को खराब बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे से बेहतर कार्य करने की कोशिश करते हैं और उनको गिनवाते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ यहाँ पर अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ, जिसको कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। Though the World War II got over, it resulted into creation of America and Russia as superpowers. While taking the place of England and France in war, England, France, Russia and America were together, but Russian administration policies created differences and thus America and England separated. अब विश्व युद्ध जो दूसरा जो था वो ख़त्म हुआ। उसके ख़त्म होने के बाद अमेरिका और रशिया जो थे, ये दोनों सुपर पावर्स के रूप में सामने आए। इससे पहले वर्ल्ड के ऊपर इंग्लैंड और फ्रांस जो थे, ये एक वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही बड़ी पावर्स के रूप में सामने आते थे। लेकिन विश्व युद्ध 2 के बाद इंग्लैंड और फ्रांस की जो जगह थी वो अमेरिका और रशिया ने ले ली। और जो युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका चारों एक साथ मिलकर लड़े थे। हमने देखा था कि नाजी आर्मी के खिलाफ ये सब मिलकर एक्सेस नेशंस के खिलाफ लड़े थे। लेकिन अमेरिका और रशिया, इनके बीच में जो मतभेद क्रिएट हो गए बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब रशियन लोग हैं, वो अपने तरीके से चलना चाहते थे, मे बी उनकी जो पॉलिसीज थी दे वर डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन, सो दिस क्रिएटेड अ काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू नेशंस, सो दे बोथ सेपरेटेड। तो इस तरीके से अमेरिका और जो रशिया था वो सेपरेट हो गए। A strong competition between the two superpowers, America and Russia, to establish supremacy over the world emerged after Second World War. अब जब दोनों देश बहुत मिलजुल कर साथ में लड़े थे, दोनों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था और दोनों विश्व के सबसे बड़े पावर्स के रूप में खड़े हुए। अब दोनों जब स्ट्रॉन्ग देशों के रूप में सामने आए तो आपस में इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन एक बेटर कंट्री है। यानी कि एक देश पूरी दुनिया के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लग गया कि कौन सबसे बेटर है, क्या रशिया दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है या फिर अमेरिका। तो ये इन दोनों के बीच में होड़ लगी। द पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड बिटवीन टू पोल्स, अमेरिका एंड रशिया। देयरफॉर दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर owing to extremely tense relations between two power blocks. This phase is known as the Cold War phase. At various incidents, both the superpowers almost came into conflict with each other. अब अमेरिका और रशिया जो थे, ये दोनों वर्ल्ड पावर बनकर खड़े हो गए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और दो सुपर पावर्स खड़े हुए, अमेरिका और रशिया। और इसी कारण से इस समय को बाइपोलर वर्ल्ड भी कहा जाता है। बाइपोलर वर्ल्ड, बाई मतलब दो, तो ऐसी वर्ल्ड जिसमें दो ही पोल्स हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही उस समय को भी बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका और रशिया जो दो पोल्स बनकर यानी कि दो स्ट्रॉन्ग पावर्स खड़े हुए। अब ये दोनों पावर ब्लॉक्स थे, इनके बीच में जो रिलेशंस थे वो इतने ज़्यादा टेंस हो चुके थे, इतने ज़्यादा खटास भरे हो चुके थे कि इस पूरे दौर को कोल्ड वॉर फेज का नाम भी दिया गया। यानी कि ये एक डायरेक्ट युद्ध नहीं था, लेकिन एक ऐसा दौर था जिसमें एक दूसरे से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए दोनों देश जूझ रहे थे। दोनों देश पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बताने के लिए लड़ रहे थे। एक्चुअल में ये लड़ाई एग्जैक्टली वो लड़ाई नहीं थी जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तरह, लेकिन अपने आप को बेटर यानी कि टेक्नोलॉजी में उत्तम बनाना या फिर अपने आप को डेवलप करना, इस तरीके से। और बहुत जगहों पे तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जब ये दोनों एक दूसरे के
सामने आकर खड़े हो गए, यानी कि इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स थे, इनके बीच में जो मतभेद थे वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि कहीं ना कहीं युद्ध के आसार फिर से पनप चुके थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लगभग ऐसी घटनाएं कई बार हुई जब ये एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए और लगने लगा कि एक और युद्ध शुरू होगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से सब शांत हो गया। There was a basic change in relations among powerful nations of the world after the World War. America and the Soviet Union, who had once allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy, emerged as leaders of two rival power blocks and military powers. Thus, the Cold War started between them. Though Britain and France also had emerged victorious, yet they lost the status of great powers due to the terrible ruination caused by the ravages of war and ending of imperialism. अब जो दोनों देश थे ये दोनों कैसे खड़े हुए? वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो इन चारों मुल्कों ने साथ में मिलकर नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली के खिलाफ युद्ध लड़ा था। लेकिन युद्ध के बाद जो इंग्लैंड और फ्रांस थे वो दोनों अपने जो रुतबा था वो गंवा चुके थे। कैसे गंवा चुके थे? क्योंकि ब्रिटेन जो था वो इम्पेरियलिज्म यानी कि जो दूसरे देशों के ऊपर कब्जा किया गया था अमेरिका ब्रिटेन के द्वारा, आपने देखा ना भारत के ऊपर भी कई साल उन्होंने कब्जा कर रखा था, तो वो सब खत्म हो गया। तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे जो कि दूसरे देशों से काफ़ी अपने आप को उन्नत कर रहे थे, वो सब चीज़ें खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जब उनको दूसरे देशों से उनका कब्जा ही समाप्त हो गया, यानी कि किसी भी देश के ऊपर आप कब्जा कर ही नहीं सकते हो, ऐसा उस समय दौर आ गया। तो ऐसे में इन दोनों की जो पावर थी वो काफ़ी कम हो गई। इसके अलावा युद्ध में जो नुकसान था वो इतना ज़्यादा इन दोनों देशों को उठाना पड़ा कि ये अपने ग्रेट पावर्स यानी कि सुपर पावर का स्टेटस जो था वो खो चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान इन दोनों देशों को झेलना पड़ा था। अब ये दोनों देश जो कि काफ़ी नुकसान झेल चुके थे, इसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन जिसको रशिया हम कहते हैं, वो दो देश पावर ब्लॉक्स बनकर खड़े हो गए। अब यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं कि सोवियत यूनियन जो है वो रशिया के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन रशिया उस समय जो था वो कई देशों से मिलकर बना था, यानी कि रशिया बहुत बड़ा था जिसमें छोटे छोटे कई देश थे, इस कारण से उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था। लेकिन आज की बात की जाए तो सोवियत यूनियन में से छोटे छोटे जो देश थे वो धीरे धीरे अलग हो गए और उनके अलग होने के कारण रशिया जो है वो अलग रह गया। तो आज का जो रशिया है वो रशिया है, लेकिन पुराने समय में काफ़ी सारे छोटे छोटे देश इसमें मिले हुए थे जिस कारण से इसको सोवियत यूनियन का नाम दिया जाता था। तो इस तरीके से सोवियत यूनियन और अमेरिका दो सुपर पावर्स बनकर खड़े हो गए। जर्मनी, इटली एंड जापान नॉट ओनली लॉस्ट द वॉर बट ऑल्सो वर ruined economically, politically and militarily. After the war, the Soviet Union, that is Russia, captured the eastern areas of Germany and other eastern countries like Austria, Albania, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and Baltic states. Later on, they gave away reins of power to respective communist parties of those countries. They did this to continue the superiority on these countries. अब हुआ यूँ कि जर्मनी, इटली और जापान जो कि युद्ध हार चुके थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके थे, यानी कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और मिलिट्री कंडीशन सब खत्म हो चुकी थी। इस कारण से ये देश तो पूरे तरीके से तबाह हो चुके थे। लेकिन युद्ध के बाद सोवियत यूनियन जो था यानी कि रशिया जो था उसने जर्मनी के कुछ एरियाज़ पे कब्जा कर लिया, उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और जो देशों के नाम हमने लिए इन सब पे कब्जा कर लिया। और आने वाले समय में बाद में इन्होंने इन देशों को आज़ाद कर दिया, इन देशों को इनकी जो रिस्पेक्टिव सरकारें थी उनके हाथ में सौंप दिया, ताकि ये अपने आप को इन देशों के ऊपर बता सकें, यानी कि अपना जो प्रभुत्व था इन देशों के ऊपर बता सकें। इसलिए इन्होंने इन देशों को फिर आज़ाद भी कर दिया। ड्यूरिंग 1949, by conducting a nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear powers of America. Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western European countries that were liberated by British and American forces. अब 1949 की बात है, रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और उसका टेस्ट किया, जिससे रशिया ने अमेरिका का प्रभुत्व, यानी कि अब तक हमने देखा था कि 1945 में विश्व युद्ध जो सेकेंड विश्व युद्ध जो चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, उस समय अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम फेंके थे नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, और इस तरीके से जापान को और पूरे जो कंट्रीज थे जापान, इटली और जर्मनी, इन तीनों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। तो उस समय तक जो बम था, ये न्यूक्लियर बम था, ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर के रूप में अमेरिका जाना जाता था। लेकिन 1949 में रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका को एक टक्कर देते हुए
अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए उन्होंने एक घोषणा कर दी कि देखो हमने भी बम बना लिया है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। तो इस तरीके से अमेरिका के पावर में बराबर आकर खड़ा हो गया रशिया। और उसी दौरान जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ थे जिनको अमेरिका और अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस ने आज़ाद करवाया था, वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू कर दिया गया, यानी कि डेमोक्रेसी लागू कर दी गई। जैसे कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी, वैसी ही डेमोक्रेसी वहाँ भी लागू कर दी गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि वो जो कोल्ड वॉर जो था वो कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं था जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची हो या डायरेक्ट युद्ध किया गया। वो एक सिंपल, हम देखें कि एक ऐसा देखा देखी एक लड़ाई थी जिसमें अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बनाने के लिए काम किया गया।